नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज आपके जो 13 अगस्त 2021 को एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है थर्ड शिफ्ट में। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 क्वेश्चंस एग्जैक्ट हुए सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल और शिफ्ट आपको एक साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द मिलने वाली है। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। थर्ड शिफ्ट में पूछे गए ये सभी सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो वो आप यहाँ से डाउन बाई कर सकते हो, और टेस्ट बुक एप्लीकेशन से भी इसको आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप सभी मॉक टेस्ट है वो एक ही पास के अंतर्गत बाई कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। अंतिम शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल देखिएगा। पहला सवाल, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भूटान में बहती है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक है और बहती है भूटान में, तो मानस रिवर है जिसे भूटान में इसे द्रांग में छू नदी कहा जाता है। और ये चाइना में भी बहती है, तो चाइना में इसे न्यामजंग नदी के नाम से जाना जाता है। और ये भूटान के सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम में से एक है जो मानस रिवर है, जिसे भूटान में द्रांग में छू नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये उद्गम इसका होता है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से होता है। और तिब्बत में बहुत बार एग्जाम आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग शांगपो कहा जाता है, तिब्बत में इसे यरलुंग शांगपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो इसे वहाँ जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से सुवनश्री, तिस्ता, तोरशा, लोहित, ब्राक आदि ब्रह्मपुत्र की ये उपनदियाँ हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर सवाल है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत दोस्तों 1958 में हुई थी। और प्रथम भारतीय विजेता कौन है रेमन मैग्सेसे अवार्ड की? तो 1958 में जब शुरुआत हुई थी तो पहले ही एडिशन में विनोबा भावे ने जीता था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किन्हें दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसकी शुरुआत है वो तो हो गई थी 1958 में। और ये अवार्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये दिया जाता है प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। जो रेमन मैग्सेसे प्राइज फाउंडेशन है उनके द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अब दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड हैं इनमें से भारतीयों को किन्हें दिया गया, इस प्रकार एग्जाम यदि सवाल आता है तो 2019 में ये रविश कुमार को मिला। अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, तो इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 2018 में ये सभी भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। भरत वाटवानी को समाज सेवा में, सोनम वांगचुक को समाज सेवा में दिया गया था 2018 में। 2016 में आप देख सकते हो टीएम कृष्णा वेजवाड़ा विल्सन को दिया गया ये रमन मैग्सेसे अवार्ड। 2006 में अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। 1962 में मदर टेरेसा को, 1994 में किरण बेदी को शासक की सेवा में अलग अलग क्षेत्र में, 2015 में संजीव चतुर्वेदी और अंशु गुप्ता को दिया गया था। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये किस आर्टिकल में वर्णित हैं? यानी जो SC ST के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है उसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 330 में आपको हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 331 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि लोकसभा में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वह उस समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभा में ST और SC वर्ग के लिए आरक्षण है। विधानसभा का पूछ ले तो आपको 332 हो जाएगा। आपको पूछा था लोकसभा, जो करेक्ट करना था 330 आर्टिकल हो जाएगा। और आर्टिकल 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 का, जिसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों की सीट का जो आरक्षण है वो समाप्त किया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत में। वर्तमान में टोटल 131 सीट हैं जो कि SC और ST कैटेगरी की हैं। ये प्रीवियस SSC 2020 के एग्जाम में पूछे हुआ सवाल हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं SC ST के लिए रिजर्व हैं? कौन सी प्राकृतिक घटना पृथ्वी की अंतरिम गतिविधियों के कारण नहीं होती हैं? यदि आपका यही ऑप्शन थे तो कमेंट करके बताना एग्जैक्ट ये ऑप्शन थे या फिर नहीं थे, बाकी ये थे तो आपका ग्लेशियर हो जाएगा। प्रमुख भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन है, ये पृथ्वी की जो आंतरिक गतिविधियाँ रहती हैं, आंतरिक गतिविधियाँ हो जाएगी, इनके कारण ये घटनाएं हो जाती हैं प्राकृतिक
प्राकृतिक घटनाएं। अगला सवाल, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के द्वारा ये ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ तरह के जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक तत्वों के द्वारा ये सूर्य के प्रकाश यानी धूप की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी हो जाएंगे। गर्भनाल में कुल कितनी धमनी होती है, तो टोटल कितनी आर्टरीज होती हैं गर्भनाल में, तो आप कहेंगे 2 धमनी होती हैं गर्भनाल में और 1 शिरा होती है। वेन 1 होती है, आर्टरी 2 होती है। गर्भनाल क्या है कि गर्भनाल है वो धमनियाँ, जो गर्भनाल की धमनी रहती है वो भ्रूण से प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा अप्रा है, प्लेसेंटा तक ऑक्सीजन रहित रक्त की आपूर्ति करता है। गर्भनाल के दौरान जो गर्भनाल के आर्टरीज हैं वो भ्रूण से प्लेसेंटा तक ऑक्सीजन की रक्त की आपूर्ति करते हैं। टोटल 2 आर्टरी है और 1 वेन है गर्भनाल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो ये नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। काफ़ी बार एग्जाम में इससे सवाल पूछा गया है। एनटीपीसी एग्जाम में वेरियस शिफ्ट में रिपीट हुआ था। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और ये 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको मान्यता दी गई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों पूरी उड़ीसा में है और मंदिर को कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में कब बनाया गया है? कोणार्क सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी में बनाया गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, शेल का स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है वो है कहाँ पर? तो SAIL का जो स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है वो भिलाई स्टील प्लांट है जो छत्तीसगढ़ में है। बाकी आपको पूछ लें कि झारखंड में SAIL का कौन सा स्टील प्लांट है सेल का, तो आप कहेंगे बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ है। मुख्यतः रेलों का उत्पादन यहाँ पर होता है। ये सेटअप किया गया है रशिया यानी USSR के सहयोग से। 1959 में एग्जाम में पूछा जाता है भिलाई स्टील प्लांट है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था 1959 में, तो आप कहेंगे USSR के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। साथ ही साथ जो बोकारो है वो भी रशिया के सहयोग से हुआ है। भिलाई और बोकारो दोनों ही रशिया के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट मैंने बताया झारखंड में है, जिसे 1966 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी थी और इसका कार्य है 1971 में शुरू हुआ था। ओडिशा में है दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट पूछ रहे तो आप कहेंगे ओडिशा में है और जर्मनी के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 1955 में राउरकेला स्टील प्लांट जो ओडिशा में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले किसी भी एग्जाम में। बात करूँ दुर्गापुर स्टील प्लांट की पश्चिम बंगाल में है और ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है दुर्गापुरा वाला। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? एक तरीके से अस्थायी कानून राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदन के पास करना अनिवार्य रहता है। तो संसद का जब विश्रांति काल रहता है उस केस में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उनके पास शक्ति रहती है। और जब भी अगला सत्र आएगा किसी भी दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का, उस केस में उसको पास करना अनिवार्य है। अगला सवाल देखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? हेमिस नेशनल पार्क की बात करें याद रखिएगा दोस्तों लद्दाख में है और भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में 1981 में ये स्थापित किया गया था। बैट्समैन के पीछे विकेट कीपर के अलावा जो फील्डर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट में जो पोजीशन रहती हैं ये देख सकते हो, इमेज का क्रेडिट है cricketsub.com को। तो देखिएगा यहाँ पर ये बैट्समैन है, ये बॉलर हैं, तो आपको पूछा है ये पीछे विकेट कीपर है। तो विकेट कीपर के अलावा बैट्समैन के पीछे कौन रहते हैं? तो ये स्लिप है सभी, टोटल 4 स्लिप है। फर्स्ट स्लिप है वो आपको आंसर करना था। साथ ही साथ यहाँ पर एक लेग स्लिप भी रहती है लेकिन सबसे नज़दीक जो पीछे की साइड में फर्स्ट स्लिप है। बाकी यहाँ पर जो भी पोजीशन है आप PDF फाइल में भी देख सकते हो। मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ, याद रखिएगा बैट्समैन है, बॉलर है। ठीक है, सामने आप देखेंगे तो मिड ऑन है, इधर है लॉन्ग ऑन, ये मिड ऑफ है, लॉन्ग ऑफ हो जाएगा। ये आपकी मिड विकेट है और इस साइड है डीप मिड विकेट हो जाएगा। ज़्यादातर जो पास वाले ही पूछे जाते हैं इस प्रकार। इस साइड आपकी कवर वगैरह मैं आपको बता दूं। बैट्समैन मैंने आपको बता दिया। ये गली आपको पूछे तो इस साइड ये गली वाला पॉइंट हो जाएगा। वैसे ये पास वाले याद रखिएगा जो आपको यहाँ पर पूछा तो आपको पोजीशन दिया रहेगा कि विकेट कीपर के किस साइड में या फिर कौन से लॉन्ग ऑन किस साइड है। ये स्क्वायर लेग है तो इसको आप देख सकते हो पोज करके कौन सी पोजीशन है। देखिए थर्ड मैन का आपको पूछे तो लास्ट में रहेंगे, ये थर्ड मैन है, ये आपके बैट्समैन है तो इस साइड में थर्ड मैन, ये आपका डीप फाइन लेग रहता है और ये फाइन लेग डीप फाइन लेग दोनों ही, और ये सभी पोजीशन है क्रिकेट के। अगला सवाल देखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना याद रखिएगा 1932 में हुई थी, 30 अक्टूबर 1932 को। इनके संस्थापक हैं हरिजन सेवक संघ के वो महात्मा गांधी जी हैं। पहले इस संगठन का नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ था और बाद में 1933 को 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया है। वैसे स्थापना हो गई थी अस्पृश्यता निवारण संघ के रूप में 1932 में। हरिजन सेवक संघ का नाम याद रखिएगा 13 सितंबर 1933 को दिया गया है। और इस हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और सचिव थे
थे इमृतलाल विठलदास ठक्कर थे और गांधी जी के द्वारा ये फाउंडर महात्मा गांधी है, संस्थापक है इसके। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंगस्वे कैंप दिल्ली में है। आईसीटीपी रामानुजन प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो आपके आईसीटीपी रामानुजन प्राइज हैं विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। किनको? युवा गणितज्ञों को। इसकी शुरुआत है स्थापित 2004 में हुआ था और पहली बार ये सम्मान दिया गया था 2005 में। ठीक है, आईसीटीपी का मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स है। तो ये अवार्ड एनुअली आईसीटीपी जो इटली में है वहाँ पर दिया जाता है। आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार इटली में सैद्धांतिक भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक गणित पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। 2020 में ये पुरस्कार है कैरोलिना अरुजे को दिया गया है जो ब्राजील से हैं। 23 मार्च 1757 को किसने चंद्रनगर हैं इस पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, तो इसे चंद्रनगर पर जो कब्जा किया था 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना ने किया था। यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चंद्रनगर कहा जाता है, जो कि 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ये युद्ध छिड़ गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और रॉयल नेवी के एडमिरल चार्ल्स वाटसन ने 23 मार्च 1757 को इस युद्ध के दौरान चंद्रनगर है जिसे चंदन नगर भी कहते हैं और यहाँ पर बमबारी की और कब्जा कर दिया था। किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये ब्रिटिश नौसेना ने कब्जा किया था 23 मार्च 1757 को बैटल ऑफ चंदन नगर के तहत ये कब्जा हुआ है ब्रिटिश नौसेना के द्वारा। और उसके बाद 1763 में चंद्रनगर को फ्रेंच में शामिल कर दिया गया और 1794 में अंग्रेजों के द्वारा फिर से इस पर कब्जा कर दिया गया है। 1757 में अंग्रेजों ने किया, दोबारा 1763 को इसे फ्रेंच में शामिल किया, दोबारा 1794 में अंग्रेजों के द्वारा कब्जा हुआ और अंततः 1816 में फ्रांस में इसे वापस मिला दिया गया। तो ये 1950 तक फ्रांसीसी भारत के हिस्से के रूप में शामिल था। अगला सवाल, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता है जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है 2021 में जनवरी मंथ में, तो ये किसने जीती हैं? IHAI के जो 10th राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता है ये जीती है ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, जो गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर ये प्रतियोगिता जीती है। ITBP जिसकी स्थापना 1962 में हुई है, वर्तमान में इनके DG हैं श्री सुरजीत सिंह देशवाल हैं। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KL कुमार हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य को समय से भाग देने पर कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो दोस्तों वेग प्राप्त होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य अपने आप में क्या एक दूरी तो है, दूरी को यदि आप समय से भाग देंगे तो आपको पता ही है वेग ही प्राप्त होगा। और आपको रिलेशनशिप की बात करूँ स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मध्य, तो दोस्तों ये काफ़ी बार सवाल में न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछा जाता है, इस प्रकार भी आ सकता है। तो दोस्तों जो वेग रहता है, वेग बराबर हो जाएगा ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती और साथ ही साथ मल्टीप्लाई आपको करना है तरंग दैर्ध्य से। तो यहाँ से आपके फॉर्मूला है वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, याद रखना है इनके मध्य क्या रिलेशन है। किस राज्य की विधानसभा ने नवंबर 2020 में सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया है? सरना कोड एक तरीके से धर्म है, सरना कोड का धर्म है। तो झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। तो ये दोस्तों जो नया धर्म बनाने का प्रस्ताव है, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और बिहार में जो आदिवासी समुदाय हैं उनका बड़ा तबका है अपने आप को सरना धर्म के अनुयायी के तौर पर मानता है। वैसे आदिवासी समुदाय अभी तक हिंदू धर्म में है, लेकिन वो अपने आप को एक अलग से धर्म बनाने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया है, वो झारखंड विधानसभा में किया गया है सरना आदिवासी धर्म कोड का। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा बौद्ध धर्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, वैसे बात करूँ इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। तो एग्जैक्ट क्या यही ऑप्शन थे? आप कमेंट करके बताना। सांची की बात करें तो मध्य प्रदेश में है और कुशीनगर जहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। लुम्बिनी है जो नेपाल में है, भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका निधन हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। अन्य नाम है सिद्धार्थ गौतम है, पिता का नाम सुधोधन, माता माया देवी हैं। बौद्ध धर्म के ये संस्थापक है गौतम बुद्ध हैं। इस प्रकार आपको पूछ रहे भगवान महावीर के बारे में, तो महावीर के संबंधित जो धार्मिक स्थल है भगवान महावीर के बारे में, जन्म वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। मोक्ष स्थान इनका पावापुरी जिला नालंदा बिहार में है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अन्य नाम वीर, अतिवीर, वर्धमान है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है अन्य वीर नाम से। पिता इनके हैं राजा सिद्धार्थ हैं। गुरु नानक का जन्म है
वो राय भोई की तलवंडी जो पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब में हुआ था 1469 में। इनका जो डेथ है करतारपुर पाकिस्तान में 1539 में हुआ है। ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक देव जी। अगला सवाल देखिएगा, नई शिक्षा नीति में स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड में शुरू होगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो वोकेशनल एजुकेशन है वो कक्षा 6 से ही स्टार्ट है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल रहेगी। हरमिंदर साहिब कहाँ पर है? तो गोल्डन टेम्पल है। स्वर्ण मंदिर का ही अन्य नाम हरिमंदिर साहिब है, जो अमृतसर पंजाब में है। गोल्डन टेम्पल की नींव है ये साईं मियाँ मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने 1588 में रखी थी, और इसको डिजाइन किया है गुरु अर्जुन देव ने, जो पंचम सिख गुरु हैं। गोल्डन टेम्पल का अन्य नाम जो दे रखा था सवाल में हरमिंदर साहिब है, 1585 में ये निर्मित हुआ, अमृतसर में है। रेयन के वस्त्र बनाने में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? ये आपके एसएससी CHSL एग्जाम में भी पूछा गया है, सेलुलोज का। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है CHSL जो 2020 में कंडक्ट हुए हैं सभी शिफ्ट की, तो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। toptrainingGK.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। लिम्फ फ्लूइड है लसिका द्रव का क्या कार्य हैं? लसिका द्रव है बैक्टीरिया से रक्षा करता है, और इसी के अंतर्गत आपके लिम्फोसाइट रहती हैं, जो एक प्रकार की WBC श्वेत रक्त कोशिका है, लिम्फोसाइट है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा है। रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो लिम्फोसाइट है, WBC ही करती है। लिम्फोसाइट के दो मुख्य प्रकार हैं, एक तो B सेल है, T सेल है। ठीक है, जो B सेल्स हैं वो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, जिनका उपयोग है बैक्टीरिया, वायरस है, विषाक्त पदार्थों पर हमला करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, ये 2-3 सवाल हैं एग्जैक्ट नहीं मिले हैं, जो 25 सवाल हैं इनमें से 22 तो एग्जैक्ट मिले हैं। ये 3 सवाल क्या थे आप कमेंट करके बताना, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था लास्ट सेट में। एक सवाल इस प्रकार बता रहा है स्टूडेंट, विच कंट्री नॉट साइन कन्वेंशन फॉर नॉट यूज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस है? तो उनमें से कुछ सब्सटेंस के रूप में ये नाम था कन्विंस करके, एग्जैक्ट ये अस्पष्ट सवाल है। ऑप्शन ये थे, कौन सी संधि थी एक प्रकार से, बेसल संधि वगैरह कौन सा था आप कमेंट करके बताना। और एक ये पूछा था, ये भी स्पष्ट नहीं मिला है, फेस्टिवल बता ही नहीं पा रहे स्टूडेंट है, कोई कोयाटू बता रहे हैं, अल्लिकट्टू बता रहे हैं, कलेटू बता रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट बताए हैं। एग्जैक्ट कौन सा उत्सव था? ऑप्शन में केरला भी था, वो आप कमेंट करके बताना। एक सवाल था, किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विरोधी टैक्स का सुझाव दिया है? ये भी यदि स्पष्ट सवाल है, जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी PDF फाइल जल्दी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो।